नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आरटीआई के ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं और साथियों हमने एक पूरी सीरीज चलाई हुई है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आरटीआई एक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इसके जो भी सुसंगत प्रावधान हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि दोस्तों आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहे और सचेत रहे। और दोस्तों, किस तरह आपको आरटीआई एक्ट का प्रयोग करना है वो सारी बातें आप लोग जान सके, इसीलिए साथियों हमने ये आरटीआई एक्ट 2005 हमने शुरू किया है, ताकि हम इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सके, तो आप लोगों की भी दोस्तों मदद हो सके। और जो लोग भी आरटीआई लगाना नहीं जानते तो उन लोगों के लिए ये जानकारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है साथियों, 70 17 24 49 20, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जिस भी हमारे मित्र भाई को और कोई ऐसी ज़रूरत हो को आरटीआई लगानी है, तो आरटीआई में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या उन्होंने कहीं आरटीआई लगाई है उसका उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों और भी जो संबंधित उनकी समस्या है तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी हर यथासंभव कोशिश करता हूं कि मैं आपका जो है समाधान कराने की कोशिश करूं, क्योंकि दोस्तों हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और एक संवैधानिक सिस्टम में हमें रहना है। लेकिन दोस्तों, संवैधानिक सिस्टम में रहने के बाद हमें जो भी कार्य करना है वो हमें विधिवत तरीके से ही करना है। यानी संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिए हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उनके तहत ही हम अपनी बात को रखेंगे। ठीक है साथियों, तो हमने दोस्तों आपको कल बताया था धारा 7(1) के बारे में। दोस्तों, धारा 7(1) में आप यदि कोई, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपके जीवन से कोई संबंधित सूचना है तो आपको 48 घंटे में मुहैया कराई जाएगी। ये दोस्तों एक्ट में वर्णित है। अब साथियों, जो धारा 7 के सबसेक्शन है, ये मेरे पास एक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में। आप लोग भी एक्ट खरीद लीजिए या केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर जाइए, तो वहाँ से आपको एक्ट साथियों मिल जाएगा। अब दोस्तों, अब हम आपको जो है धारा 7 की सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों, जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता हो, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, अब क्या दोस्तों, उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणना होगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा। अब दोस्तों ख देखते हैं। प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्ट या समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है, विनिश्चय करने का पूर्वविलोपन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। अब दोस्तों, इसका ख हमने पढ़ाया, तो सेक्शन 4 देखते हैं। जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निसंदेह है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना भी सम्मिलित है जो समुचित है मतलब हो। ठीक है दोस्तों, अब 5 देखो साथियों। जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदन उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस के संदाय करेगा जो विहित की जाए। देखिए साथियों, आरटीआई एक्ट में जब आरटीआई एक्ट बना तो हर राज्य सरकार ने इसके लिए एक फीस
तय की कि आप लोग यदि कोई आरटीआई आवेदन लगाते हैं तो उसके लिए फीस 10 रुपये, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 रुपये है, 10 रुपये फीस आप दोस्तों पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दोस्तों आप जमा करा सकते हैं, और साथियों आप नगद भी जमा करा सकते हैं। 10 का नोट आप नगद संलग्न करके उसका नंबर लिख दीजिए तो वो भी आप जमा करा सकते हैं। और साथियों आप ऑनलाइन भी फीस कटा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आरटीआई लगाते हैं या जो लोग जानते हैं ऑनलाइन लगाना, तो आप उसमें जो है ऑनलाइन लगा दीजिए और ऑनलाइन ही साथियों उसकी फीस कटेगी। अब दोस्तों जो लोग दोस्तों गरीब है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों आरटीआई में कोई फीस दे नहीं है, वो हर तरह की फीस से मुक्त है। और उनको जो कॉपी लेनी है या वो कॉपी 10 पेज की या 20 की या 20,000 पेज की है दोस्तों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको सभी कॉपी मुक्त मिलेगी। जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, यानी जो गरीब लोग हैं, उसके लिए इस एक्ट में दोस्तों बड़ा ध्यान रखा गया लोगों के लिए। तो साथियों अब हम 6 पढ़ते हैं। देखिए, परंतु जहाँ धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त हुई और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। देखिए, मैंने दोस्तों अभी आपको बताया ऐसी फीस जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उस पर वो फीस अधिरोपित नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीपीएल जो कार्ड होल्डर उनके ऊपर फीस वो लागू नहीं होगी। और जो अन्य लोग हैं तो वो 10 रुपये, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये फीस दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। और साथियों अब आगे पढ़ते हैं हम। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए साथियों, आप जब भी आरटीआई एक्ट को किसी भी कार्यालय में आप प्रयोग करते हैं, आरटीआई एक्ट वहाँ लगाते हैं, तो आपको सूचना 30 दिवस के अंदर दोस्तों मिल जानी चाहिए, जो एक्ट कहता है, जो नियम है धारा 7(1) के तहत। लेकिन अगर आपने 7(1) के तहत 30 दिवस के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई साथियों, तो वहाँ एक्ट का उल्लंघन हो गया है। क्योंकि 30 दिवस के बाद ही आप 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जहाँ 30 दिन गुजरे तो दोस्तों 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काउंट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने 30 दिवस के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया है दोस्तों। ठीक है साथियों, अब दोस्तों जहां किसी अनुरोध को धारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी और अपील पर अधिकारी की विशिष्टता संसूचित करेगा। देखिए दोस्तों, जहां आप मान लीजिए कोई लोक सेवक आपके आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो दोस्तों उस अस्वीकार करने का कारण उनको बताना होगा कि आपने हमारा आरटीआई आवेदन अस्वीकार किया है, किस आधार पर किया है, वो उसका कारण बताना पड़ेगा दोस्तों। कारण के नीचे उसका ग्राउंड और रीजन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि साहब आपका आरटीआई आवेदन वापस किया जाता है, आपको कोई सूचना नहीं दी है, तो ये सब ऐसे नहीं चलता दोस्तों। कानून में जब आप चलते हैं तो आपको विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा, चाहे दोस्तों आप आम नागरिक है या फिर आप कोई लोक सेवक है। तो दोस्तों ये आज हमने धारा 7 की बात की, और साथियों हम धारा 8 की बात करेंगे दोस्तों कल अपने वीडियो में, जो धारा 8 है। और साथियों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ भी बता दूं, देखिए पूरे आरटीआई एक्ट में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, पूरे आरटीआई एक्ट में धारा 8 और 9 ही ऐसी धारा है जिनके कुछ सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आपकी सूचना कोई लोक सूचना अधिकारी रोक सकता है। और उसमें भी दोस्तों उनको रीजन बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आप सूचना रोक रहे हैं। तो साथियों आप ध्यान से आरटीआई एक्ट को हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम आरटीआई एक्ट को बता सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करते हुए, तो साथियों आज हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। तो तब तक के लिए नमस्कार, सादर नमस्कार साथियों।